हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो हम आज बात करेंगे HVAC में इवेपरेटर सिस्टम, इवेपरेटर कैसे वर्क करता है। तो इवेपरेटर में जो रेफ्रिजरेंट आता है फ्रॉम कंडेंसर, कंडेंसर से ये रेफ्रिजरेंट आता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। यहाँ पे जो प्रेशर होता है अमोनिया के केस में जनरली 2 से 3 kg होता है। तो ये यहाँ एक आइसोलेशन वाल्व है, फिर दूसरा आइसोलेशन वाल्व है, बीच में एक्सपांशन वाल्व लगा हुआ है। ये एक्सपांशन वाल्व का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो बेसिकली कूलिंग इफेक्ट देता है। इसके साथ ही बाईपास वाल्व भी लगाया जाता है कि कभी आपको सिस्टम पे काम करना है तो बाईपास वाल्व लगा हुआ है। ये आइसोलेशन वाल्व। इवेपरेटर एक्सपांशन वाल्व क्या करता है, यहाँ से जो लिक्विड आ रहा है लिक्विड को एक्सपांड करता है कि आपको जैसे शावर होता है ना, जैसे फव्वारा होता है, उस तरीके से ये स्प्रे करता है अमोनिया को। तो यहाँ से अमोनिया जब जाती है, यदि यहाँ देखेंगे टेम्परेचर तो हाई टेम्परेचर होता है, और यहाँ जैसे एक्सपांशन वाल्व के बाद आप देखेंगे तो बहुत कूल हो जाता है रेफ्रिजरेंट, जो इसी से कूलिंग का इफेक्ट देता है। तो एक्सपांशन वाल्व का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है पूरे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, और यहीं से इवेपोरेशन शुरू होता है। ये हमने यहाँ पे दिखाए हैं कितने टाइप के इवेपरेटर्स होते हैं। सपोज ये जैसे हमने बात की थी पिछले वीडियो में, देखा होगा आपने, आइस बैंक टैंक। ये एक चिलिंग सिस्टम होता था जिससे वाटर को चिलिंग करते थे। तो ये ऑप्शन ए हो गया कि हम आइस बैंक टैंक से चिलिंग करेंगे। आइस बैंक टैंक में ये एक्सपांशन वाल्व के बाद, ये समझ लीजिए कि हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ से, अभी ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं, ये दोनों नहीं है सपोज। तो ये यहाँ से रेफ्रिजरेंट, चिल्ड रेफ्रिजरेंट यहाँ आता है, और यहाँ पे ऐसा एक बड़ा सा टैंक होता है। ये टैंक डिपेंड करता है कि आपको कितनी कैपेसिटी का पानी चाहिए और कितने TR का सिस्टम पे लोड है, कितने टनेज का लोड है, उस हिसाब से ये टैंक की डिज़ाइन होती है। इसका वॉल्यूम होता है, लंबाई चौड़ाई और डेप्थ कितनी रखनी है, उसी कैपेसिटी के हिसाब से इसमें ऐसी कूलिंग कॉइल होती है, चिलिंग कॉइल होती है। यहाँ से चिल्ड रेफ्रिजरेंट इसके अंदर जाता है, ये आ रहा है, और ये वापस ये कॉइल पूरे टैंक में घुमा देते हैं ऐसे, और वापस ये यहाँ से ये रेफ्रिजरेंट वापस कंप्रेसर में चला जाता है, जैसा कि हमने रेफ्रिजरेशन साइकिल में बताया था आपको। तो ये यहाँ पानी भरा हुआ है, ये पानी की चिलिंग होती है। एक बार इसका टेम्परेचर अचीव कर लेते हैं बिना लोड के, ये टेम्परेचर अचीव हो गया। जो भी टेम्परेचर चाहिए आपको, 2 डिग्री चाहिए, 5 डिग्री चाहिए, जनरली चिल्ड वाटर का टेम्परेचर, या 8 डिग्री चाहिए, जो भी। यहाँ पे आ गया टेम्परेचर, और इसी से फिर ये चिलिंग होके पानी जो हीट यहाँ से ले लेता है, और ये पानी खूब ठंडा हो जाता है। रेफ्रिजरेंट यहाँ आते आते गर्म हो जाता है। सपोज हमने यहाँ 0 डिग्री का रेफ्रिजरेंट डाला, सपोज एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ आते आते ये 10 डिग्री का 5 डिग्री से 10 डिग्री हो जाएगा। पानी को ये 30 डिग्री के पानी को ये 5 डिग्री या 2 डिग्री कर देगा, जो रिक्वायरमेंट है। ये चलते रहता है चिलिंग सिस्टम। एक स्थिति ऐसी आती कि इसमें आइस जमा होने लगता है, ऊपर की तरफ आइस जमा होने लगेगा, और इसीलिए इसको आइस बैंक टैंक बोलते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि जब भी सपोज कभी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाए या पावर चली जाए, तो आपका यहाँ से चिल्ड वाटर, ये यहाँ से सप्लाई हो रहा चिल्ड वाटर जो आपकी चिलिंग में काम आता है, जहाँ की आपकी प्रोसेस में, और वापस ये रिटर्न होके चिल्ड वाटर यहाँ पे रिटर्न आ जाता है। इस तरीके से इससे हम चिल्ड वाटर सप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं आइस बैंक टैंक। तो ऑप्शन ए हो गया जिसमें हम किसी चीज़ की चिलिंग करते हैं, जनरली पानी की चिलिंग करते हैं, या ग्लाइकोल कर सकते हैं। यदि आपको पानी इसका टेम्परेचर माइनस में लेकर जाना है, सपोज माइनस में लेके जाना है, -10, -20, -10, -20, तो आपको पानी की जगह यहाँ पे ग्लाइकोल भरना पड़ेगा, या ब्राइन भरते हैं, तो आप माइनस में टेम्परेचर ले जा सकते हैं। ये ऑप्शन ए हो गया इवेपरेटर का। ऑप्शन बी क्या है इवेपरेटर का, कि यहाँ से लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रहा है चिल्ड एक्सपांशन वाल्व के बाद, और ये ऑप्शन ये नहीं है, समझ लीजिए, ये भी नहीं है। तो यहाँ इसको एक हमारा हीट एक्सचेंजर लगा देते हैं। हीट एक्सचेंजर PHE भी हो सकता है, नेट हीट एक्सचेंजर, जैसा कि हमने यह दिखाने की कोशिश की है। इसके डिटेल आप गूगल पे देख सकते हैं, क्योंकि हम पिक्चर अपने वीडियो में नहीं लगा सकते कॉपीराइट एक्ट के तहत।
तो ये हीट एक्सचेंजर PHE है। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये लिक्विड अमोनिया चिल्ड यहाँ से जाती है, रेफ्रिजरेंट जाता है, ये ऐसे घूम के यहाँ से ऐसे ये रेफ्रिजरेशन का सर्किट है। यहाँ से जो कि सपोज ये हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड का रेफ्रिजरेंट दिया, ये आते आते 5 डिग्री सेंटीग्रेड का रेफ्रिजरेंट हो जाएगा और वापस ये कंप्रेसर में चला जाता है। और जो पानी या हमको कोई लिक्विड ठंडा करना होता है तो वो यहाँ से हम लेके जाते हैं और ये इसके साथ जा रहा है प्लेट के साइड में, और यहाँ से ये चिलिंग होके हीट एक्सचेंज करता है। ये हम लिक्विड रेफ्रिजरेंट से हीट लेगा जो बिल्कुल 0 डिग्री या -5 डिग्री है, और यहाँ पे आके ये लिक्विड को, पानी को ठंडा कर देगा। ये चिलिंग ऐसा पूरा सर्किट चलते रहता है। डिपेंड करता है कितना हीट लोड चाहिए, कितने TR की PHE चाहिए, तो उस हिसाब से नंबर ऑफ प्लेट और प्लेट की साइज चेंज होती है। आपकी नंबर ऑफ प्लेट जितनी बढ़ा देंगे उतना चिलिंग इफेक्ट आएगा, प्लेट का एरिया जितना बढ़ा देंगे उतनी ज़्यादा चिलिंग होगी। ये डिपेंड करता है कितने TR का आपको रेफ्रिजरेशन सिस्टम है या आपको इवेपोरेटर चाहिए। ओके, तो ये सेकंड ऑप्शन हो गया। या इसी में हम ले लें यदि सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, जैसा पिछली बार बताया था पिछले एपिसोड में, तो सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर रहेगा, उसमें भी इसी तरीके से चिलिंग होगी और ये पानी या ग्लाइकोल को हम यहाँ पे चिलिंग कर सकते हैं। अब तीसरा ऑप्शन क्या है इवेपोरेटर का? इवेपोरेटर का तीसरा ऑप्शन जो इम्पोर्टेंट रहता है, हर जगह कोल्ड स्टोरेज होते हैं या कूलिंग, या आपको कूलिंग हो गया, आइसक्रीम के केस में हार्डनिंग बोलते हैं, और वैसे हम कोल्ड स्टोरेज के फॉर्म में इसको इस्तेमाल करते हैं। कोल्ड स्टोरेज बना हुआ पूरा बिल्डिंग है, ये कोल्ड स्टोरेज जो रहेगा इसके साथ ये इंसुलेशन वाले पूरे चारों तरफ, मतलब इवन फ्लोर में, रूफ में और दीवारों में, ये फ्लोर में भी पूरा इंसुलेशन करते हैं थर्मोकोल का या दूसरे जो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी का मेटल आ रहा है उससे हम इसको इंसुलेट कर देते जिससे हीट लॉस नहीं हो। अब ये इवेपोरेटर से यहाँ चिल्ड रेफ्रिजरेंट जाता है। चिल्ड रेफ्रिजरेंट डिपेंड करेगा कितने डिग्री का जाना है कि यहाँ पे इसका टेम्परेचर मेंटेन करना। तो ये कूलिंग कॉइल है, ये कूलिंग कॉइल में रेफ्रिजरेंट यहाँ से जाता है, ये रेफ्रिजरेंट जा रहा है, ये रेफ्रिजरेंट इसमें जाएगा सर्कुलेट होते होते, और ये वापस रेफ्रिजरेंट यहाँ पे निकल के वापस कंप्रेसर में चला जाता है। इसके पीछे 2 फैन लगे होते हैं, 2 या 3 फैन जनरली होते हैं। जितना बड़ा ATR यूनिट रहेगा उतने नंबर ऑफ कॉइल रहेंगी और उतने नंबर ऑफ फैन रहेंगे। इसका काम क्या है, यहाँ से हवा फेंकता है, ये हवा चिल्ड होती है और जाके कोल्ड रूम में जाती है, जिससे कि टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन हो जाता है। जनरली जो प्लस वाला कोल्ड रूम होता है इसको 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड का रखते हैं। माइनस में जाएंगे तो -18 डिग्री, जो फ्रोजन फ्रूट्स रखने के लिए, फ्रोजन प्रोडक्ट रखने के लिए -18 डिग्री सेंटीग्रेड का कोल्ड स्टोरेज होता है। इस तरीके से ये यहाँ से ठंडी हवा देगा और ठंडी हवा नीचे जाएगी, गर्म हवा होकर ऊपर जाती है, वापस ये सर्कुलेट करते रहता है। इस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलते रहता है, जिससे कि आपका पूरा टेम्परेचर मेंटेन रहे। इस तरीके से ये ऑप्शन हो गया कोल्ड स्टोरेज। उसके पहले ऑप्शन हमने बताया हीट एक्सचेंजर वाला, तीसरा बताया आइस बैंक टैंक वाला। तो इस तरीके से ये इवेपोरेटर HVAC सिस्टम में काम करता है, जिससे कि हमें चिलिंग या कूलिंग का हम सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। तो समझ गए होंगे ये चीज़ आप लोग। कैसा लगा आपको कंटेंट? इसके बाद जो हम HVAC सिस्टम के सीरीज चला रहे हैं अपने कंटेंट में, अभी आपने इवेपोरेटर देखा, इसके पहले कंडेंसर देखा था, और अब हम बात करेंगे कंप्रेसर्स, रेफ्रिजरेशन। अगले एपिसोड्स में कंप्रेसर कितने टाइप के होते हैं, कौन सा कंप्रेसर कहाँ यूज़ करते हैं। फिर हम बात करेंगे रेफ्रिजरेंट, पूरे HVAC सिस्टम में कौन कौन से रेफ्रिजरेंट होते हैं और किस एप्लीकेशन के लिए कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कंप्लीट HVAC सिस्टम। ये हमने अलग अलग पार्ट में बताया आपको, कंडेंसर बताया, कूलिंग टावर बताया, इवेपोरेटर बताया। अब उसके बाद कंप्रेसर के बाद हम पूरे कंप्लीट HVAC सिस्टम की बात करेंगे कि कैसे पूरा सिस्टम काम करता है, कितना टेम्परेचर कहाँ पे होता है, कितना प्रेशर कहाँ पे होता है। और उसके बाद हम बात करेंगे वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का।
अभी हमने वेपर कंप्रेसर सिस्टम की बात कर रहे थे, इसके बाद हम बात करेंगे वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। तो आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगे होंगे। इसी तरीके से हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, कंटेंट को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। हमारे वीडियो और कंटेंट्स को इतना अच्छा लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आपकी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होगी तो हमें आप लिख के भेजिएगा, हम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी अपने कंटेंट्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।